राजस्थानी रग रग बसी, यहाँ वीरन को बास। साहित्य निपजे गणो, निपजे जया कपास। या धरती है मन भावनी, हरे गावा रे गावाई कागी। हे हरे गावा रे गावाई कागी। या धरती है रे मन भावनी, हरे गावा रे गावाई कागी। नमस्कार दोस्तों, मैं राम शर्मा कापरेन एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि अभी आपने सुना और देखा, ये कोई व्यावसायिक गायक या फिर पीढ़ीगत गायक नहीं है, ये एक साहित्यकार है दोस्तों। जी हाँ, ऐसा साहित्यकार जो लोक रंजन से रचा बसा, जिसकी रूह हड़ौती की रज रज में समाहित है दोस्तों। जिसने जब संगीत में अपनी रुचि दिखाई तो परचम लहरा दी, साहित्य में जब कलम उठाई तो एक अलग पैठ बना दी। मैं बात कर रहा हूँ आज के हमारे मेहमान साहित्यकार श्री विश्वामित्र दादिश साहब का, जिनके साहित्य में विश्व बंधुत्व की भावना है, साथ में समरसता है। मैं बात कर रहा हूँ उन विश्वामित्र दादिश साहब का, जब वे गाते हैं तो लाखों लोग झूम उठते हैं। मैं बात कर रहा हूं ऐसे विश्वामित्र दादिश साहब का, जो अपनी लेखनी से समाज में क्रांति ला देते हैं। आज भी जब बैंड बाजे वाले उनके गीत गाते हैं तो लोग शादियों में झूम उठते हैं। मैं बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, आइए उनसे ही मिलते हैं ना। विश्वामित्र जब बालक थे, धीरे धीरे युवावस्था की तरफ बढ़ते गए, तो किस प्रकार से उनके संगीत और साहित्य दोनों आपके साथ जुड़ते गए, अर्थात आपके जीवन की इन तीनों की त्रिवेणी किस प्रकार से आपके जीवन के आयाम को ऊंचाई तक लेकर गई, ये मैं जानना चाहता। राम जी, आपने अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न अभी तक मुझसे किसी ने पूछा भी नहीं था। दरअसल क्या है जी कि फिर मैं दरअसल मेरे दादाजी के बहुत स्नेह लाड दुलार का था। मैं एक ही लड़का था परिवार में, तो उनके लाड दुलार में रहा। और उसके बाद में फिर मैं क्या कि मेरा दरअसल जीवन जो है ना, एक त्रिवेणी संगम की तरह चलता रहा। मैं मेरे दादाजी के पास रहा, मैं मेरे ताऊ जी के पास रहा, मैं मेरे पिताजी के पास रहा। तीनों के ही संस्कार मेरे में आए। हमारे पिताजी बड़े मनोरंजक व्यक्ति थे, बहुत हाजिर जवाबी व्यक्तित्व थे। तो फिर मैं दरअसल एक बार बताऊं आपको कि ये कहाँ से ये इतना बड़ा कैसे काम कर सका मैं। लेकिन धीरे 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 जब मैं वहाँ जाने लगा जयपुर में, तो लोगों से मेरा संपर्क हुआ, म्यूजिक वालों से, संगीत वालों से। तो मुझे भी अच्छा लगने लगा, हालांकि मेरे पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। जब मैं मिडिल क्लास में था वहाँ जयपुर में, तो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट का संगीत का विनर रहा हूँ, जयपुर ज़िले का। मतलब मैं फर्स्ट आया था टॉप पर में। शिक्षा विभाग की जो बच्चों के जो कंपटीशन होते हैं उसकी बात बता रहा हूँ। तो हमारे पिताजी को दरअसल पसंद नहीं था। वो ये क्या गाना बजाने है, तो वो पढ़ता लिखता है, कुछ क्या करता है ये। तो अब हमारे तो शौक़ था, तो फिर हम दब जाते थे। पिताजी का हमारे पिताजी का थोड़ा स्वभाव भी बड़ा उग्र था। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने युद्ध लड़ाया, तो वो सारी लड़ाइयों का हमारे ऊपर निकालते थे। तो वो मैंने कहा अब क्या करें, अब बाल मन। तो अब मुझे आ गया। तो मैं कई बार जब मैं फर्स्ट का वो सर्टिफिकेट लेके गया ना संगीत स्कूल का, म्यूजिक का, तो म्यूजिक का जो मैं प्रथम आया, तो उसने जिला शिक्षा अधिकारी ने मुझे दिया था वो। तो मैंने पिताजी को शौक में बता दिया। तो वो मेरे से नाराज़ हो के मेरे सामने फाड़ दिया उन्होंने उसको। बोले क्या है ये क्या, ये कोई पढ़ता लिखते गाने बजाने का धंधा करता है। तो कुल मिला उनको पसंद नहीं था।
तो अब वो बाल बनता, लेकिन अब क्या है, संस्कार तो थे इसी, कुछ योग प्रभु की कृपा थी जो इसी लाइन में लगाना था। खैर हमारे घर वाले कहते थे यार आयुर्वेद सीख, ज्योतिष सीख, अपने घर का खानदान का सीख। लेकिन तो वहाँ मेरा एक ग्रुप हुआ, तो वहाँ मैंने करना शुरू किया। तो म्यूज़िक की लाइन तो मेरी धीरे धीरे वहाँ बनती रही। मैं पिताजी से छुप छुपा के चल जाता था, और मैं कभी कभी जैसे रजाई, सर्दी में रजाई पलंग पे सुला करके, खाली रजाई को तकिया लगा करके, मेरे पिताजी आते थे, सोचते थे यार सो रहा है छोरा, और मैं बक के निकल जाता था और रात भर गा बजा के वापस 4 बजे आके सो जाता था। तो हम यहाँ से आपकी यात्रा को आगे की तरफ ले चलते हैं। जब आप मंच पर छा रहे थे, राजस्थान ही नहीं अन्य प्रांतों में जा रहे थे, तो ऐसी स्थितियों में आप किताबों की तरफ भी कब आ पाए, कब आपका साहित्य प्रकाशन हुआ? मेरी पहली पुस्तक मतलब की जो किताब थी वो थी बोलिया अणबोलिया गीत। ये मेरी किताब है, बोलिया अणबोलिया गीत, पहली पुस्तक। इसमें मैंने मंच के गीत भी लिए और कुछ गीत ऐसे थे जो मैंने मंच पे नहीं सुनाए थे, वो भी। आपके जीवन का जो तीसरा अंग है वो है रंगमंच, वो है मंच। और इसी कलाधर्मिता को लेकर आपने दूसरी पुस्तक ढाई कड़ी की बिचात, हाँ, जो कि आपने कहा रामलीला की पद्धति पर आधारित है, हाँ, ये किस विधा में, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। राम जी दरअसल क्या था, ये जब मेरी किताबें में लिख रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार ये परंपरा में जो हमारी जो ग्रामीण परंपरा है लोप होती जा रही है ना, और उसको लोग भूलते जा रहे हैं, तो इसको कैसे लोग जाने, आने वाली पीढ़ी। तो ये सोच करके मेरे गांव में एक 150 साल से ढाई कड़ी की कंपोजिशन पे, उसके विधा पे, संगीत विधा पे रामलीला हमारे यहाँ होती है, और उसका मैं भागीदारी भी था। मतलब मैं उसमें जुड़ा हुआ था बचपन से ही लेके, हमारा परिवार भी था। और मेरे ताऊ जी जो मेरे पिता तुल्य थे, वो तो उसमें एक पात्र भी थे, रावण बनते थे, वो हर पात्र बनते थे। तो वो दिमाग में मेरे एक था कि यार इसको किस माध्यम से अपन आगे बढ़ाएं, इस विषय को लेकर के। तो एक दिन मेरे बेटे आया कि चलो अपन एक इस रामलीला के इस मेढों को लेकर के, तो मैंने उसमें उसको विषय बना करके ढाई कड़ी की बिछाट के नाम से ये मैंने अपना एक उपन्यास जो है के माध्यम से मैं इस कहानी को लेके आया। 13-11 दोहा और 11-13 सोरठा। सोरठा पे बहुत कम लोगों ने किताबें लिखी है, बहुत कम लोगों ने लिखी है। निश्चित रूप से साहित्य समाज में सोरठा पर काम करने वाले लोग बहुत कम हैं, और मैं तो बधाई दे रहा हूँ आपको कि सोरठा पे आपने एक पुस्तक लिख दी, माँ चढ़ियारा आंसू। मैं किसी भी विवाद में न जाकर एक प्रश्न लगे हाथ माँ चढ़ियारा आंसू के संबंध में पूछना चाहूंगा। ये रा शब्द जो है, क्या ये हाड़ौती का है? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या ये पुस्तक बाल मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है? तीसरी चीज, आपके मन में ये क्यों आई कि पर्यावरण हित भी लिखना जरूरी हो गया है? मैंने 3 प्रश्न, जैसा कि आपका जीवन है त्रिवेणी से संबंधित 3 प्रश्न इस पुस्तक माँ चढ़ियारा आंसू के संबंध में आपसे पूछ लिए हैं। कृपया जवाब देने का कष्ट कीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही राम जी कि ये पर्यावरण की किताब के बारे में आपने जिक्र किया, तो मैं इस संदर्भ में आपको बताऊं। एक बार मैं भीतरिया कुंड गया हुआ था जी, किसी फंक्शन में गया था, और मैं घूमने भी कभी कभी चल जाता था। तो वहाँ क्या था कि जहाँ ये क्या कहते हैं अपने उनको मछलियों को जो गोलियाँ, आटे की गोलियाँ बना के डालते थे ना, वहीं इधर तो मछलियों को गोलियाँ डालते थे, वहीं एक जो है मछली पकड़ने वाले जो कांटे लेके के कुछ 10-20 आदमी बैठे हुए थे। बहुत बढ़िया। तो उस जगह जब वो 10-20 आदमी बैठे तो मैंने उनको ठोका। मैंने कहा भाई हम यहाँ तो बेचारे लोग आके मछलियाँ डालते हैं और ये मछलियों का भोजन है, तो भोजन तो हम खिला रहे, पकड़ उसको मार तुम रहे हो, हाँ तो मछलियाँ तो तुम खा रहे हो, इनको बड़ा हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जल के जीव को हम बड़ा कर रहे हैं, तुम हर तरह से। मैंने कहा यार तो साहब हमारे पास लाइसेंस है। अच्छा, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा भाई लाइसेंस होगा तो यार
तो लाइसेंस कोई धार्मिक स्थल का थोड़ी होगा तुम्हारे पास। थोड़ी दिया है। यहाँ तुम लाइसेंस दिया होगा तो नदी में जाओ। जहाँ हम जब डाला तो उस दिन से मेरे को याद है कि यार इसकी आखिरी मछली ऐसी है चीरा जी जिसको, हाँ मेरे वो जागे, मैंने कहा यार मछली एक ऐसी है जिसको हर कोई खाना चाहता है जी। हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। निरीता का लक्षण हो रहा है। दूसरा मेरे कल्पना ये आई कि सारा शहर का कचरा जो है ना यार, सारा शहर का कचरा नदी में जा रहा है, इस चंबल नदी में। तो क्या ये भोजन, वो कचरा भोजन है मछलियों का? क्या उनको जिंदा रहने का हक नहीं है? बहुत बढ़िया। ये मेरे अंदर एक दिन कल्पना है, मेरे को दिमाग में आया या कुछ घुटन सी महसूस हुई। क्या हम इसके बारे में नहीं सोच सकते हैं? आज हम वन विभाग में तो शेरों के बारे में सोचते हैं, जंगली जानवरों के बारे में सोचते हैं कि यार भाई हमारे जंगली जानवरों का बचाव होना चाहिए, उसके लिए तो, लेकिन हमारी तो ये तो चारा ही हो गया मानव का। तो क्या मछली की कोई पीड़ा नहीं है? तो यार ये मेरे चिंतन, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं मछली की पीड़ा लिखूं। हालांकि मुझसे लोगों ने कहा कि यार मछली के तो आंसू आते ही नहीं है, पानी में दिखते ही नहीं है। दिखते, मैंने आते तो होंगे लेकिन आपको दिखते नहीं है। यही तो बात है, यही तो कवि की संवेदना है। हाँ, मैंने आते तो जरूर होंगे क्योंकि वो तो खुली रहती है कि उसके पलके नहीं होते। मैंने कहा इसीलिए तो नजर नहीं आता ना भाई। आते तो, क्योंकि हर जीव के आंसू तो आते हैं, उसके छोटे आंसू हैं, हमारे बड़े आंसू हैं, लेकिन आंसू होता है। हर जीव के, चींटी के भी आंसू आते होंगे क्यों, लेकिन वो अपन को इसलिए दिखाई नहीं देती कि उसके आंसू छोटे हैं। तो ये बात अगर मेरे को एक वेदना के साथ इस चीज़ को मैंने लिखा, तो मैंने कहा यार क्या हमारा शहर का मनुष्य का कोई दायित्व नहीं है उसकी पीड़ा को समझने के लिए? तो मैंने फिर ये माछली रा आंसू लिखा। रा शब्द मैंने जानबूझ के डाला था। जी सर। आपने कहा ना रा क्यों डाला? क्योंकि अपन हाड़ौती में बोलते तो माछली का आंसू बोलते हैं, ये मेरे जहन में चल का था। लेकिन मैंने इसको एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में नहीं सोचा कि यार ये किताब हाड़ौती की रह जाए। ये राजस्थानी, मेरा विचार था, मैं राजस्थानी तक इसको ले जाना चाहता हूँ। तो मैंने सोच के माछलिया रा आंसू, माछलिया रा आंसू के बाद, जैसा कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपकी कलम थकती तो है नहीं, लगातार लिख रहे हैं आप। अब क्या चल रहा है? आपकी लेखनी नए स्वरूप में किस प्रकार से हम पाठकों के तौर पर, हम साहित्यकारों के सामने आने वाली है? मेरा जैसा आलसी, अच्छा जो 10 बार कहे तो मैं 1 कदम चलने वाला आदमी। अच्छा तो मैं आपकी जानकारी में दे दूं, अब आगे के लिए मेरे एक तो मेरा संस्करण आ रहा है जो छप रहा है बोधी में, मेरे 40 साल की कविता की यात्रा के अनुभव, जिसका नाम मैंने रखा है मंच का मिजाज। हिंदी आ रही है वो मेरी। और एक मेरा उपन्यास नया है जो इसके क्या नाम से ऐतिहासिक है, पृष्ठभूमि पे वो इसके पौराणिक कथा पे वो उपन्यास है, वेदवती। एक उपन्यास और है राजस्थानी में जो काम चल रहा है, उसमें भी आधा काम है। एक मेरा उपन्यास के समीक्षात्मक एक किताब जो मेरी आधी हो गई है वो भी चल रही है। शायद इस साल में 2-3 किताबें मेरी आ सकती है। तो ये चल रहा है, पता नहीं ईश्वर क्या कराता है। चलिए, हमारी बात आज हम यहीं विराम करते हैं, लेकिन जाते जाते हमारा मन थोड़ा सा और पुलकित हो जाए। 2 लाइनें आपके किसी भी गीत की, जो जनमानस का गीत बना हुआ है, कोई भी गीत जो आपकी इच्छा का हो, वो गुनगुना दीजिए ताकि हमारा साक्षात्कार अच्छे पलों में संपन्न हो जाए। मेरा एक गीत था जी, कोशिश करता हूँ, किताब का ही था दरअसल, वो मैंने मंचों पे तो उसको नहीं सुनाया। जी, जी। गड़गड़ती या रात चलेगी अंधियारो गयो पोड़, सूरज निकल गयो धीरासू धुंध कामड़ो ओढ़। धुंध कामड़ो ओढ़, क्या बात है। गड़गड़ती या रात चलेगी अंधियारो गयो पोड़, सूरज निकल गयो धीरासू धुंध कामड़ो ओढ़। तो दोस्तों, देखा आपने, इनके जीवन के तीनों कोणों को मिलाने की कोशिश की है मैंने आज, लेकिन आसान नहीं होता इतने बड़े व्यक्तित्व को इतने कम समय में बांध लेना। जिनके गले में माँ सरस्वती की कृपा हो, लेखनी त्वरित रूप से लिखती हो, और सबसे बड़ी बात, लहू नहीं
माटी की गंध बहती हो, ऐसे साहित्यकार को मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको कैसा लगा इंटरव्यू, कृपया कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। श्रीमान विश्वामित्र दादी साहब का यह साक्षात्कार मैं राम शर्मा कापरेन और मेरे साथी कृष्णा गौतम के द्वारा आपके पास पहुंचाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद।